लास्ट क्लास में हमने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, है ना। हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्या बेनिफिट होते हैं, क्या फीचर होते हैं, है ना। ये सारा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या डिसएडवांटेज होते हैं एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को बनाने के, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हैज वी नो कि LLP क्या है। LLP इज अ, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या LLP एक कॉर्पोरेट बॉडी है या नहीं है, क्या LLP एक कॉर्पोरेट बॉडी है या बॉडी है, बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है, तो हम कहेंगे है। क्योंकि क्या रीजन बताया था हमने, तो इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, पार्टनरशिप के भी एंड कंपनी क्योंकि के। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो LLP है ये प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट होती है, सेपरेट प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट होती है अंडर दी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। इसके अंदर फीचर्स होते हैं एक बॉडी कॉर्पोरेट के। कंपनी LLP की एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। LLP का परपेचुअल सक्सेशन होता है। LLP अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। LLP के जो पार्टनर्स हैं, जो उसकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। LLP अपने नाम से किसी भी के भी अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। हमने पढ़ा था सारा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था इस बारे में। यस सर, हाँ, ये तो हमने कभी किया था। अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 की। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है 2008, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जैसे कंपनी का हमने पढ़ा। कंपनी की डेफिनेशन क्या है एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लोज, अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 क्लोज 20 की, है ना, तो कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कंपनी मींस द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ऐसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस द पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। क्लियर है, बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन है जैसे कंपनी की है। क्लियर है, जैसे ही क्लियर है सर। ये सेक्शन 2 के साइड में एन क्यों है? सेक्शन 2 क्लोज एन है, ये एन का मतलब कि भाई ये क्लोज है इसका, ये सेक्शन 2 के क्लोज एन में ये डेफिनेशन बता रखी है। सेक्शन 2 क्लोज हो सकता है काफी सारे हैं, ए से लेके जेड तक कितने भी हो सकते हैं, ये एन क्लोज के अंदर डेफिनेशन है। समझ आ गई मेरी बात। और भी काफी डेफिनेशन है सेक्शन 2 के अंदर, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की डेफिनेशन आती है वो क्लोज एन के अंदर आती है। समझ आ गई? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या होता है, LLP अग्रीमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 क्लोज ओ के अंदर बता रखी है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसकी डेफिनेशन बता रखी है सेक्शन 2 क्लोज ओ के अंदर। जिस तरह से कंपनी का MOA एंड AOA होता है, बेसिकली AOA, जिस तरह से कंपनी का MOA और AOA होता है, ऐसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का अग्रीमेंट होता है। LLP अग्रीमेंट या LLP डीड भी बोलते हैं इसको, ये होता है। ये किस किस के बीच में होता है, ये LLP जो ये एग्रीमेंट होता है ये LLP के बीच में और पार्टनर्स के बीच में होता है। इस एग्रीमेंट के तहत वो क्या करते हैं,
अपने म्यूचुअल राइट्स को, अपनी ड्यूटीज को डिटरमाइन करते हैं कि भाई पार्टनर्स के एलएलपी के क्या क्या रोल्स होंगे, क्या क्या ड्यूटी होंगी, क्या क्या राइट्स होंगे, कितना कितना उनको प्रॉफिट मिलेगा, कितना वो बांटेगा। डिटेल में हम इसको आगे बात करेंगे। समझ आ गई? क्लियर है? पहली दो डेफिनेशन क्लियर है? पार्टनर क्या होता है? पार्टनर जिस तरह से मेंबर होता है ऐसे ही कंपनी के अंदर जिस तरह से मेंबर होता है, पार्टनर पार्टनरशिप एलएलपी के अंदर वैसे ही पार्टनर होता है। भाई एनी पर्सन कोई भी पर्सन who become partner in limited liability partnership in accordance with the limited liability partnership act। और ऐसे ही बात आती है मेंबर की। मेंबर मीन्स अ member of the company who become, a person means a member of the company who become the member of the company in accordance with the MOA, in accordance with the MOA। ऐसे ही आता है मेंबर में, पार्टनर मीन्स द पर्सन हु बिकम द पार्टनर ऑफ एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज क्यू के अंदर। समझ आ गई? जी सर, आगे स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। जी सर। ऐसे ही डेफिनेशन होती है स्मॉल एलएलपी की। ऐसे ही डेफिनेशन होती है स्मॉल एलएलपी की। क्या होती है स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन? दो पैरामीटर पे भी बेस्ड होती है। स्मॉल एलएलपी की जो डेफिनेशन होती है वो दो पैरामीटर पे बेस्ड होती है। पहला होता है पार्टनर का कंट्रीब्यूशन, पहला होता है पार्टनर का कंट्रीब्यूशन। दूसरा होता है टर्नओवर। पहला होता है पार्टनर का कंट्रीब्यूशन, दूसरा होता है टर्नओवर। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर किसी पार्टनर का एलएलपी के अंदर किसी पार्टनर का कंट्रीब्यूशन 20 लाख और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 करोड़ से ज्यादा ना हो। अगर किसी पार्टनर का कंट्रीब्यूशन 20 लाख या सच हायर अमाउंट या मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हायर अमाउंट है 5 करोड़ उससे ज्यादा अगर ना हो, और दूसरा क्या है? टर्नओवर। अगर किसी एलएलपी का टर्नओवर 40 लाख या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ इससे ज्यादा ना हो तो उसे बोला जाता है स्मॉल एलएलपी। उसे स्मॉल एलएलपी के कैटेगरी में रखा जाता है। समझ आ गई? स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन क्लियर है या दोबारा बताऊं? सर क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ जी सर। स्मॉल एलएलपी जैसे हमने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी ऐसे ही स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन है। अब आता है हमारे पास स्टार्टअप एलएलपी क्या होती है। हमने एक स्टार्टअप कंपनी पढ़ी थी, अब आता है स्टार्टअप एलएलपी। स्टार्टअप एलएलपी क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब होता है कि जो अभी जिसने क्या किया है, कोई नया स्टार्टअप लेके आई है, कोई नई चीज लेके आई है मार्केट में, ऐसी एलएलपी। तो वो एलएलपी जो किसके पास रजिस्टर्ड है? जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, जो डीपीआईआईटी के पास क्या है? रजिस्टर्ड है। जो एलएलपी डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास हैज अ स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, और जो गवर्नमेंट ऑफ, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टार्टअप की सारी बेनिफिट को इंजॉय कर रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को जो बेनिफिट दिए गए हैं उन बेनिफिट को अगर वो स्टार्टअप एलएलपी इंजॉय कर रही है ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 ईयर ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। जब कोई भी एलएलपी बनी और उसने क्या किया, बनते ही अपने आप को डीपीआईआईटी के पास रजिस्टर करवा लिया,
और वो सारे के सारे बेनिफिट आने वाले 10 साल तक एंजॉय करेगी, उसे बोला जाता है स्टार्टअप एलएलपी। क्लियर है? स्टार्टअप एलएलपी हमेशा किसके पास रजिस्टर्ड होती है? डीपीआईआईटी के पास। वो हैज अ स्टार्टअप रजिस्टर्ड एंड व्हिच हाँ एंड एंजॉय द प्रिविलेजेस ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो जो सारे बेनिफिट है जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, उसके जो बेनिफिट है वो भी क्या करती है? एंजॉय करती है। तो वो क्या है? कितने सालों तक एंजॉय करेगी वो? 10 सालों तक। तो वो क्या है? स्टार्टअप है। क्लियर है? इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? एलएलपी एंड स्टार्टअप में मेजर डिफरेंस क्या है? देखो मेजर क्या है, सबसे बड़ी बात तो क्या है, जो भी स्टार्टअप एलएलपी होता है ना उसको काफी सारे कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं होती। उसको ग्रांट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, फंड देती है, काफी सारे बेनिफिट उनको मिलते हैं, हेल्प करती है हर तरह से, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये होती है स्टार्टअप एलएलपी। समझ आ गई? क्लियर है? यही होता है। यहाँ तक कोई डाउट? लेकर आती है हाँ जी, स्टार्टअप एलपी वो होती है जो न्यू आइडिया लेकर आती है। स्टार्टअप का मतलब होता है एनीथिंग न्यू कम्स आइडिया विद न्यू, जो कुछ नया लेके कोई चीज आई है मार्केट में, कोई इन्वेंशन हुई है, किसी इन्वेंशन को लेके आया हुआ है ना, वो स्टार्टअप होते हैं हमेशा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर। यस सर। आगे हमारे पास टॉपिक आता है पार्टनर इन द एलएलपी। एलएलपी का पार्टनर कौन बन सकता है? पार्टनर इन द LLP. Who will become the partner of the LLP? भाई हर एक LLP के अंदर हमने लास्ट क्लास में बात की थी, कम से कम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए? मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, 2। उन 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर में से कम एक रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। मिनिमम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होगा रेजिडेंट इन इंडिया होगा। और रेजिडेंट इन इंडिया किसको बोला जाता है? जो इंडिया में जो 120 डेज के लिए रुका है। इनकम टैक्स के अंदर इसको 180 दिन इनकम टैक्स में कंडीशन होती है 189 वो कब होती है? हाँ कि 189 डेज इंडिया में रहा हो, एक ऐसी कंडीशन भी होती है ना कि इंडिया 180 डेज, वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट है, स्टे किया वो सिटीजन के ही होते हैं। वो एज हाँ, पर वो भी होता है। 182 डेज है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, हाँ जी, पर इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। हाँ, पहली चीज समझ आ गई कि हर एक एलएलपी के अंदर मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे? 2। और भाई उनमें से एक रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। क्लियर है? हाँ। हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था एलएलपी के अंदर या तो एक इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है या कोई कंपनी भी पार्टनर बन सकती है। अब अगर कंपनी एलएलपी के अंदर सारे पार्टनर कौन है? कंपनी है, लेकिन कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी कैसे काम करेगी? इसमें लिखेंगे वेयर ऑल द पार्टनर ऑफ एलएलपी आर बॉडी कॉर्पोरेट। तो एट लीस्ट टू ऑफ द नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ये बोलेगी कम से कम जो 2 नॉमिनी होंगे उस बॉडी कॉर्पोरेट के, वो एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर काम करेंगे। क्लियर है? एनी डाउट? जी सर, क्लियर है। नो सर। और जो भी पार्टनर, यस सर। हाँ सौरभ समझ आ रहा है? यस सर। ये चैप्टर लास्ट क्लास में शुरू हुआ था, चैप्टर नंबर 3 है हमारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं।
मैं इस चैप्टर की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी और जिस तरह से वीडियो मैं आपको अकॉर्डिंगली दूंगा, बाकी अभी जो भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो उसको कंटिन्यूसली अटेंड करो, क्योंकि आपकी जो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और सेटिंग अप की क्लास होगी आप ये अटेंड कर सकते हो, तो आप इसको तो एटलीस्ट अटेंड करो, ठीक है ना? यस सर। आगे बात करते हैं भाई, आगे बढ़ता है ये। कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है, वो पार्टनर बनने से पहले क्या देगा? अपनी कंसेंट देगा। ऐसा नहीं है कि बिना कंसेंट के किसी को भी पार्टनर बना लेंगे, उनसे पहले प्रॉपरली उनकी सहमति ली जाएगी कि भाई आप पार्टनर बनने को तैयार हो या नहीं, ठीक है ना? और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बना जाएगा उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर के रिगार्डिंग जो भी उसके भाई किस तरह से बना जाएगा, किस तरह से उसकी अपॉइंटमेंट होगी, वो सारा एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली होगा। अपॉइंटमेंट किसके अकॉर्डिंगली होगी? एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली होगी। कोई भी अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है किसी भी एलएलपी के अंदर, कोई भी पर्सन अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है या कोई भी पार्टनर डेजिग्नेटेड जो ये पार्टनरशिप है इसको छोड़ के जाना चाहता है, तो वो सारे का सारा किसके हिसाब से होगा? जो भी एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन, उस हिसाब से सारी चीज होके अंदर चलेगी। क्लियर है? पहले 4 पॉइंट क्लियर है सर? हाँ जी। यस सर। सर डेजिग्नेटेड का डेफिनेशन क्या होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर का डेफिनेशन होता है ब्रदर, क्या चीजें होती हैं एलएलपी के अंदर? 2 टर्म्स आती हैं, एक होता है पार्टनर, एक होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। एलएलपी के अंदर जो पार्टनर होता है खाली वो सिर्फ पैसे पैसे क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है, बट बिजनेस के अंदर उसका कोई एक्टिव रोल नहीं रहता, उसका कोई एक्टिव रोल नहीं होता। लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंट्रीब्यूशन भी होता है, प्लस उसका बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट है वो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर देख के चलता है, प्लस उसका एक्टिव रोल भी होता है, वो बिजनेस को मैनेज भी करता है। ये फर्क होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर का। और एलएलपी के अंदर बेसिकली डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। 5 पॉइंट, डेजिग्नेटेड पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलएलपी के सारे जो कंप्लायंस होते हैं, एलएलपी को जो डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, उन सारी चीजों के लिए एलएलपी एग्रीमेंट के जितने भी कंप्लायंस हैं, एलएलपी एक्ट के जितने भी कंप्लायंस हैं, उन सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास क्या होना चाहिए? या तो डीपीआईएन होना चाहिए, जैसे कंपनी के अंदर डायरेक्टर के पास क्या होना चाहिए? डिन। जैसे कंपनी के अंदर डायरेक्टर के पास डिन होना चाहिए, ऐसे ही एलएलपी के अंदर या तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डीपीआईएन होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर किसी पर्सन के पास डिन है तो उसको अलग से डीपीआईएन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, तो वो डिन नंबर यूज करके भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, वैकेंसी ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी फिल्ड within 30 days and the registrar shall be notified। मान लो कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर छोड़ के चला गया, तो उसके ऑफिस में वैकेंसी आ गई, तो उसकी वैकेंसी को अगले 30 दिन के अंदर अंदर भरा जाएगा, और इसके बारे में प्रॉपरली फॉर्म भी फिल होगा। किसको? रजिस्ट्रार को। एनी पार्टनर में रिजाइन फ्रॉम एलएलपी बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग नॉट लेस देन 30 days to the LLP and shall comply with the terms and condition of LLP agreement। अगर कोई भी पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है, एलएलपी को छोड़ के जाना चाहता है, वो कम से कम 30 दिन का नोटिस देगा। 30 दिन के नोटिस के देने के बाद वो छोड़ के जा सकता है, और उसका जो डेजिग्नेशन होगा वो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट होगा। समझ आ गई मेरी बात?
जी सर। पॉइंट नंबर 9, अगर कोई भी पर्सन, नो पर्सन कंटिन्यू टू एज पार्टनर ऑफ एलएलपी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाए, अगर एलएलपी का क्या हो जाए, डिसोल्यूशन हो जाए, या फिर वो पर्सन क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर वो पर्सन क्या हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो इन सब सिचुएशनों में क्या होगा, इन सारी की सारी सिचुएशंस के अंदर पर्सन क्या होगा, वो पार्टनर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो पार्टनर नहीं रहेगा। समझ आ गई? हाँ जी सर। The cessation of a partner from the LLP does not by itself discharge him from any obligation or to the LLP or other person or to any other person incur while he was a partner of such LLP। ये कहना चाह रहा है कि भाई जब वो पार्टनर था और जो भी उसकी ऑब्लिगेशन थी उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ आ गई? जब वो पार्टनर था, सिसेशन छोड़ने से पहले जो उसकी ऑब्लिगेशंस थी, उन ऑब्लिगेशंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर है? कोई डाउट? जी सर। आगे बढ़ते हैं। अपॉन द वो तो अपॉन द एडमिशन और सिसेशन ऑफ पार्टनर, upon the admission or cessation of a person as a partner of LLP, a notice shall be filed with the registrar within 30 days in such form as may be prescribed under the act। भैया कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई भी पार्टनर एलएलपी के अंदर आ रहा है या एलएलपी को छोड़ के जा रहा है, वो क्या करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस दे के यहाँ पर चलेगा। 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, नोटिस दे के यहाँ पर चलेगा कि भाई उसको एलएलपी को क्या करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस देना पड़ेगा, फॉर्म फाइल होगा उस चीज के रिगार्डिंग। सिमिलरली whenever there is change in the name or address of any partner, a notice shall be filed with the registrar within 30 days in such form as may prescribed। अगर एलएलपी के जो भी पार्टनर है उसका नाम में, उसके एड्रेस में अगर कोई चेंज होता है, एलएलपी का कोई वो है, अगर उसके नाम में, उसके एड्रेस में कोई चेंज होता है, तो वो भी उसको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। समझ आ गई? सर हाँ जी, सर हाँ जी। यहाँ पे पार्टनर्स को देखेंगे एड्रेस या फिर उसके एलएलपी की जो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा एलएलपी वो देखेंगे? यहाँ पे क्या है कि भाई जो पार्टनर है एलएलपी के, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ठीक है ना, जो डेजिग्नेटेड हाँ जी। पार्टनर है उनके एड्रेस में और उनके नाम में अगर कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज में क्या होगा, तो क्या होगा, नोटिस जो है फाइल किया जाएगा आरओसी में, रजिस्ट्रार में, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी या कंपनी। और वो कौन फाइल करेगा नोटिस, एलएलपी, कि भाई मेरे पार्टनर की इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ है, 30 दिन के अंदर अंदर एलएलपी उस बारे में नोटिस देके पर चलेगी। समझ आ गई? समझ आई सौरभ? ये रजिस्ट्रार कौन होता है, दिस इज द अथॉरिटी जिसके पास, रजिस्ट्रार अथॉरिटी है जिसके पास एलएलपी रजिस्टर्ड है। हर एक एरिया का रजिस्ट्रार अलग होता है। क्लियर है? सर फिर पार्टनर का पर्सनल एड्रेस से क्या लेना देना को एलएलपी का? हाँ, ऑब्वियसली आप कई बार क्या होता है, आपके पास ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई भी ऐसा बंदा है जिसका एड्रेस ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता। इसने साफ साफ बोला है, एलएलपी ने साफ साफ बोला है, एलएलपी एक्ट ने बोला है कि भाई आपका कम से कम एक बंदा ऐसा होगा जो रेजिडेंट इन इंडिया होगा। कैसे पता चलेगा? उसके एड्रेस से ही पता चलेगा ना कि भाई वो रेजिडेंट इंडिया है या बाहर का बंदा है। यस सर। हाँ, इसीलिए उसका नाम और उसका एड्रेस इंपॉर्टेंट है। पता चले आज तो वो इंडिया में रह रहा था लेकिन इंडिया छोड़ के वो कहीं और चला गया, फॉरेन चला गया,
उसका एड्रेस ही चेंज हो गया, वहां पे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस भी, अगर 120 दिन से ऊपर उसको हो गया तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस भी वहां पे चेंज हो जाएगा, उसको रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाएगा। मानो दोनों दोनों के दोनों नो एनआरआई हो गए, वो रेजिडेंशियल है नहीं, तो यहाँ पे ब्रीच हो जाएगी, फिर ब्रीच हो जाएगी। क्लियर है? यस सर क्लियर है। हाँ। एवरी पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ एलएलपी एंड द नोट द अदर। हर एक पार्टनर जो है वो एलएलपी का एजेंट है, किसी दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है, क्योंकि पार्टनर जो है एलएलपी के लिए काम करते हैं, किसी दूसरे के लिए काम नहीं करते। समझ आ गई? एलएलपी के केस में क्या है, जो पार्टनर है वो एलएलपी के एजेंट है। द लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी मेयर आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। द लाइबिलिटी जो होती है एलएलपी की, वो क्या होती है, उसकी एलएलपी की पर्सनल लाइबिलिटी होती है। मेंबर्स जो पार्टनर की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड। कोई भी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा एलएलपी की किसी भी डेट के लिए, एलएलपी की किसी भी ऑब्लिगेशन के लिए। कोई भी जो पार्टनर है वो पर्सनली क्या नहीं होगा, लायबल नहीं होगा, उनकी लायबिलिटी जो होगी लिमिटेड होगी। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट? अगर कोई भी पार्टनर फ्रॉडुलेंट तरीके से काम कर रहा है, कोई भी पार्टनर फ्रॉड कर रहा है, कोई भी पार्टनर गलत तरीके से कोई प्रॉफिट बना रहा है, तो उस चीज के लिए वो पर्सनली लायबल होगा, उस चीज के लिए वो पर्सनली लायबल होगा। समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? किसी का कोई डाउट? नो सर, नो सर। नो सर क्लियर है। आगे बढ़े? यस सर। आगे हमारा टॉपिक आता है, जी सर। आगे हमारा टॉपिक आता है फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। जिस तरह एक कंपनी को रजिस्टर करवाने का एक पूरा क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में बात की थी, कॉर्पोरेट एंटिटी वाले चैप्टर के अंदर हमने बात की थी कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। ऐसे ही एलएलपी को भी क्या किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक लीगल एंटिटी है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, किससे, उसके पार्टनर से, और उसके सारे के सारे फीचर्स होते हैं जो एक कंपनी के फीचर्स होते हैं, और ऐसे ही सारे के सारे एक एलएलपी के भी फीचर होते हैं। और प्रॉपरली क्या स्टेप है, किस तरह से फॉलो किया जाता है, जैसे हमने कंपनी के अंदर पढ़ा था कि भाई कंपनी को बनाने का फॉर्म क्या है, मुझे बताओगे? जी सर। कंपनी को जब इनकॉर्पोरेट किया सर जाता है, एमसीए 21 की साइट पे जाके कंपनी को जब इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो उसका फॉर्म क्या है, फॉर्म बताओगे मुझे? फॉर्म, फॉर्म क्या है? स्पाइस प्लस, यही फॉर्म है, स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस। जी सर। ऐसे ही एलएलपी को बनाने का फॉर्म है जिसको बोलते हैं FILLIP, फिलिप। FI फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, FILLIP, ये इसका क्या है, ये इसका फॉर्म है इनकॉर्पोरेशन का। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। सर ये वाला फॉर्म भी एमसीए 21 से मिलेगा? ये भी एमसीए 20 फॉर्म। एमसीए 21 फॉर्म के अंदर आप एलएलपी सर्विसेज के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन का पता चल जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्म भी आपको एमसीए की वेबसाइट पे ही मिलता है, ऑनलाइन है प्रोसीजर सारा एक एलएलपी को बनाने का। जैसे हमने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम में बात की थी, भाई सबसे पहले जब मैं आपको एमसीए 21 का चैप्टर पढ़ा रहा था, अगर आपने पढ़ा हो कंपनी लॉ में, जब हम पढ़ रहे थे एमसीए 21, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन एमसीए पे कोई भी फॉर्म फाइल होता है, फॉर्म को साइन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए,
डिजिटल सिग्नेचर। फॉर्म को साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, जिसको डीएससी बोलते हैं, डिजिटल डिजिटल सिग्नेचर सिग्नेचर होने चाहिए। सर्टिफिकेट। सबसे पहले आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, और साइन सिर्फ डीएससी के तहत द्वारा ही हो सकते हैं। क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को क्या लेना पड़ेगा, पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को डीएससी लेने पड़ेंगे अपने। पहला, अगर किसी भी पार्टनर के पास डीपीआईएन, जैसे मैंने कंपनी में बताया था, अगर किसी डायरेक्टर के पास डिन नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, तो उसको डिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर के पास डीपीआईएन नहीं है, तो उसको डीपीआईएन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? जी सर, क्लियर। तीसरा मैंने आपको बताया था कि भाई जब कंपनी को बनाते हैं तो पहले कंपनी का आपको नाम डिसाइड करना है कि भाई मुझे अपनी कंपनी का नाम क्या रखना है। ऐसे ही आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपनी एलएलपी का नाम क्या रखना है, मेरी एलएलपी का नाम क्या होगा। समझ आ गई? समझ आ गई? आगे बढ़े? हाँ जी सर, आगे समझ। एक बार जब आपका नाम अप्रूव हो जाएगा, एक बार मान लो आपका नाम अप्रूव हो गया, फिर आप इनकॉर्पोरेशन, जैसे अब कंपनी के केस में, जैसे मैंने बताया था आपको, स्पाइस प्लस की 2 फॉर्म होते हैं कंपनी के केस में, पार्ट ए, पार्ट बी। स्पाइस प्लस पार्ट ए, स्पाइस प्लस पार्ट बी। जब आपका क्या होता है, नेम आप ले लेते हो यहाँ पे, फिर आप इनकॉर्पोरेशन में जाते हो, है ना। ऐसे ही जब यहाँ पे आपका नाम अप्रूव हो जाएगा, तो आप जाओगे इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म FILLIP फाइल करेंगे, और जहां पर आपका जब ये अप्रूव हो जाएगा, आपकी यहाँ पे LLP इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। इनकॉर्पोरेट करने के एक टाइम पीरियड के बाद आपको LLP एग्रीमेंट फाइल करना है। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? तो ये वाली फॉर्म पर और बता दिए थोड़ा। कौन से वाला? हाँ जी सर, जैसे अपन स्पाइस प्लस फॉर्म फिल करते थे पार्ट ए पार्ट बी में, तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, पार्ट ए में जाएंगे स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर। नहीं, इसमें तो वो है ना फाइल इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, हाँ, वो भी स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर मिलेगा। वो भी वही मिलेगा एमसी की वेबसाइट पे। कोई डाउट अभी तक? किसी का कोई डाउट? हाँ जी सर, बच्चों, मैं ये सोच रही थी जो दो टू वे थी, वो क्या था, एक बार बता दो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मुझे, एक बार दोबारा से बताओ। सर, द टू वे जो है सर्विंग नेम की, वो बता दें एक बार और। 2 days? जो 2 वे अभी आपने बताए ना, अच्छा, वो फॉर्म के 2 वेज बताएंगे ना। जी जी सर, वो वाली। वो जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी, जी सर। वो तो स्पाइस का बताया था ना मैंने, कि स्पाइस का पार्ट ए था। इसमें स्पाइस नहीं, मैं तो कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि भाई जैसे कंपनी में हमने किया था कि पहले हमें नाम अप्रूव करवाना है। जब एक बार हमारा नाम अप्रूव हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कंपनी के फॉर्म पे जाएंगे इनकॉर्पोरेशन पे। ऐसे इसमें है, पहले हमें एलएलपी में नाम अप्रूव करवाना है अपना। जब हमारा नाम अप्रूव हो जाएगा, फिर हम फिलिप फॉर्म फाइल करेंगे इनकॉर्पोरेशन का। और यहाँ पे जब हमारा ये फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, जब हमारी एलएलपी बन जाएगी, एलएलपी जब यहाँ पे बन जाएगी, एलएलपी बन जाने के बाद जब फिर उसके बाद हम एलएलपी अग्रीमेंट फाइल करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एलएलपी अग्रीमेंट फाइल करेंगे। क्लियर है? समझ आ गई? एनी डाउट? कोई डाउट? एक बार प्रोसीजर नो सर, क्लियर। हाँ जी बताओ।
हाँ सौरभ, कुछ कह रहे हो? सर क्लियर है। ठीक है। अब हमारे पास आता है फर्स्ट स्टेप, ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। पहला स्टेप, हम सबसे पहले ऑब्टेन करेंगे डिजिटल, डीएससी की फुल फॉर्म है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये किस पर्पस के लिए आपको ऑब्टेन करना है? फॉर ऑब्टेनिंग द डिन, किसी भी पार्टनर को अगर डिन लेना है या डीपीआईएन लेना है तो पहले उसको डीएससी लेना पड़ेगा, या किसी भी डिजिटल फॉर्म को साइन करने के लिए डीएससी की जरूरत पड़ती है, तो पहले आपको क्या करना है भाई, डीपीएन को ऑब्टेन करने से पहले आपको क्या करना है, डीएससी लेना है। डेजिग्नेटेड पार्टनर को पहले क्या लेना पड़ेगा, डीएससी की जरूरत होती है तो डीएससी लेना पड़ेगा। Therefore, the proposed partner must obtain digital signature certificate. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल, 1 साल या 3 साल तक की होती है। उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले आपको क्या करना है, डीएससी लेना है। किस पर्पस के लिए लेना है आपको, पहले किस पर्पस के लिए डीएससी लेना है? पहला पर्पस होगा आपको फॉर ऑब्टेनिंग द डिन या डीपीआईएन, और फॉर साइनिंग द डिजिट, फॉर साइनिंग द ऑनलाइन फॉर्म्स। इन पर्पस के लिए आपको पहले क्या लेना है, डीएससी लेना है। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर, क्लियर। आगे बढ़े। दूसरा, यस सर। अप्लाई फॉर डीपीआईएन फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या करेंगे, अगर किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डीपीआईएन नहीं है या डिन नंबर नहीं है, तो वो क्या करेगा, पहले डीपीआईएन के लिए अप्लाई करेगा। क्लियर है? डीपी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, चाहे तो डिन कह लो या डीपीआईएन कह लो। एलएलपी के केस में ये सिनोनियम्स यूज किए जाते हैं, इनका मतलब एक ही है भाई। अगर किसी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डीपीआईएन नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। किसके लिए? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। डिन या डीपीआईएन यूजली सिनोनियम्स यूज किए जाते हैं, इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। समझ? जब आपको एक बार डिन मिल जाएगा जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है, लाइफ टाइम की, फिर आपको डिन लेना पड़ेगा। फिर आप नेम के लिए अप्लाई करोगे। नेम के लिए अप्लाई करोगे। देखो, कंपनी के केस में तो स्पाइस प्लस फॉर्म में ही आपको फैसिलिटी मिलती है। नई कंपनी के केस में आप कहाँ नेम के लिए अप्लाई करते हो, स्पाइस प्लस पार्ट ए के अंदर, यही है ना, स्पाइस प्लस पार्ट ए के अंदर हम नेम के लिए अप्लाई करते हैं। क्लियर है? हाँ, obtaining name approval. Once the DIN is available, application for reservation of name can be made to the MCA. एप्लीकेशन जो होगी वो कहाँ लगेगी, MCA को लगेगी। ठीक है ना? आपको पहले क्या करना है, नेम की एप्लीकेशन लगाने से पहले आपको अपने माइंड में कोई अच्छा सा नाम एज पर द नेम गाइडलाइन, जो कंपनी की गाइडलाइंस है ना नेम की, हमने कंपनी की गाइडलाइंस पढ़ी हुई है नेम की, नेम कैसा होना चाहिए, पढ़ी हुई है। सेम टू सेम एलएलपी की भी है। जी सर। सेम टू सेम एलएलपी की भी है। तो भाई पहले आपको सारी की सारी जो गाइडलाइंस बता रखी है, नेम कैसा आपका होना चाहिए, वो पहले ही आप सोच के रखोगे अपने माइंड में, और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नेम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब कंपनी के केस में स्पाइस प्लस फॉर्म में था। अब दो चीजें होती है, एलएलपी के केस में भी दो चीजें हैं, दो तरीकों से आप नाम क्या कर सकते हो, ले सकते हो। एक तो हो सकता है रन के अंदर, रन एलएलपी, एक तो ये है। और दूसरा नाम लेने का तरीका कहाँ से आप ले सकते हो, दूसरे नाम लेने का तरीका आप ले सकते हो किसमें, FILLIP फॉर्म के अंदर। पहला नाम आप कहाँ ले सकते हो, रन तो एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए नहीं आता। रन
रन एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए नहीं होता है। रन एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में था, हाँ वो कंपनी का केस था। यहाँ पे रन एलएलपी है। रन एलएलपी के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप नई कंपनी का नाम रन एलएलपी में भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ नहीं ले रहे तो आप FILLI फॉर्म के अंदर भी नाम के लिए यूज कर सकते हो। नेम रिजर्वेशन के लिए आप FILLI फॉर्म के अंदर भी ले सकते हो। समझ आ गई? क्लियर है? दो तरीके होते हैं नेम लेने के। जी सर। एलएलपी के केस में ये ध्यान रखना, कंपनी के केस में क्या था कि कंपनी के केस में एग्जिस्टिंग कंपनी कहां से नाम लेगी, प्लस फॉर्म में नाम ले सकते रन से लेगी। और न्यू कंपनी कहां से नाम ले सकती है, स्पाइस प्लस फॉर्म, स्पाइस प्लस पार्टे से। लेकिन एलएलपी के केस में ऐसा नहीं है। एलएलपी के केस में एक न्यू एलएलपी को भी अलाउ किया गया है कि आप रन से भी पहले ले सकते हो, रन एलएलपी से भी ले सकते हो। या तो रन से ले लो या फिर आप अपने जो आपका इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है, जो आपका इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है कौन सा, FILLIP, यहाँ से ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट तो हो तो बताओ। नो सर। हाँ, उसके बाद बात करते हैं एन एप्लीकेशन फॉर नेम चेंज शैल बी अकम्पेड बाय रेजोल्यूशन। अगर मान लो कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी है, वो कहां से लेगी, वो लेगी रन एलएलपी से। वो रन एलएलपी से, क्योंकि वो तो बन चुके हैं, फिलिप से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिलिप फॉर्म होता है इनकॉर्पोरेशन का, एग्जिस्टिंग तो बन चुकी है। अगर उसको नेम चेंज करना है तो वो कहां करेगी, वो रन एलएलपी प्लेटफॉर्म के ऊपर नेम चेंज करेगी। क्लियर है? कोई डाउट? जी सर ठीक है। क्लियर है ना यहाँ पे? वही, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग एलएलपी है, अगर अपना नाम चेंज करना चाहती है तो वही वो प्रॉपरली रेजोल्यूशन, जो एलएलपी की मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको अटैच करेंगी, प्रॉपर पार्टनर की कंसेंट होगी और एनओसी ली जाएगी पार्टनर से। ये होता है पूरे का पूरा, यहाँ तक पूरे का पूरा कि भाई कैसे नाम आप कर सकते हैं। एक बार आप आरओसी ने आपका नाम अप्रूव कर दिया तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको नेम अप्रूव का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि भाई इतने दिन आपका नाम अप्रूव हो चुका है। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भाई आपका नाम अप्रूव हो गया है यहाँ पे। ठीक है? जी सर ठीक है। ठीक है? क्लियर है? फिर उसके बाद क्या होगा, मान लो अगर किसी कंपनी, किसी एलएलपी ने अपना नाम चेंज करवा दिया, तो नाम चेंज करवाने के बाद उसको LLP 5 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ये एग्जिस्टिंग कंपनी, ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, लिख लेना, फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी, फॉर एग्जिस्टिंग LLP सॉरी, और ये भी फॉर एग्जिस्टिंग। ये कंडीशन सिर्फ एग्जिस्टिंग LLP के लिए है, न्यू LLP के लिए नहीं है। न्यू LLP तो FILLIP फॉर्म में काम करेंगे। एग्जिस्टिंग LLP को अगर देखो, ये इसको नया नाम मिला तो नया नाम मिलने के बाद जो ये नोटिस फाइल करेगी LLP 5 फॉर्म, इसको ROC जो रजिस्ट्रार ऑफ LLP है उसको देना पड़ेगा। साथ के साथ इसको फॉर्म 3 भी फाइल करना पड़ेगा। फॉर्म 3 फाइल किया जाता है किसके लिए, LLP एग्रीमेंट के लिए। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? तो आज हम इतना